नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग टॉप 20 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में कंप्यूटर से लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने हैं, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 15 में से 15 मार्क्स आप आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं। डेली आपको प्रैक्टिस की यहाँ पर जरूरत होगी। दोस्तों यहाँ पर हम डेली आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगभग 10 आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैराथन भी हम ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको करा देंगे, जिसमें काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जब ये वीडियो लेक्चर जब यहाँ पर 10 आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी मैराथन क्लास यहाँ पर आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। दोस्तों इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। उसको डाउनलोड करके आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कंप्यूटराइज्ड हम देंगे और साथ ही प्रिंटेबल होगा, जो कि यहाँ पर देखिए क्योंकि ये वन साइडेड है, उसमें आपको डबल साइडेड मिलेगा, जिसमें कम पेजों में ही आपका वहां पर पूरे क्वेश्चन कवर होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर के निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो दो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, डेटा, प्रोग्राम, डेटाबेस या नेटवर्क। तो कंप्यूटर के निर्देशों को समूह को बताइए क्या कहा जाता है। ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के निर्देशों का जो समूह होता है उसको यहाँ पर प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहां पर। तो अस्थायी से कहां पर, अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर होता है। ऑप्शन आपके ROM रोम, RAM रैम, CD रोम है और CPU है। तो बताइए कहां पर अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो जब किसी डॉक्यूमेंट पे आप वर्क करते हैं तो वो आपका अस्थायी रूप से, क्योंकि यहाँ पूछा गया है, तो वो अस्थायी रूप से आपका रैम में स्टोर रहता है। ठीक है, रैम क्या है यहाँ पर, अस्थायी यानी कि अस्थायी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी इसको कहा जाता है और अस्थायी है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होती है, जिसमें डाटा आपका स्थायी रूप से स्टोर रहता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और यहाँ से डाटा को हटाया भी जा सकता है हार्ड डिस्क से, और फिर उसमें आपका लिखा भी जा सकता है। इसके अलावा रोम जो आपका होता है, इसमें केवल क्या होता है, इसमें ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से डाटा आपका कहाँ स्टोर रहता है, रैम में। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड शो बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपके जो सिलेबस में है वो कंप्यूटर के सिलेबस में MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पर MS पावर पॉइंट, ये भी आपके एग्जाम में आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका स्लाइड शो बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल या MS आउटलुक। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड शो बनाने के लिए हम लोग MS यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस का उपयोग किया जाता है किसमें। ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, स्प्रेडशीट बनाने में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें इसके द्वारा की जा सकती है, क्योंकि MS ऑफिस में आपका पूरा पैकेज होता है। ठीक है, पैकेज किसका इसका होता है, MS वर्ड का होता है, MS एक्सेल का होता है, MS पावर पॉइंट का होता है, एक्सेस का होता है। तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा जो है की जा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इजी टू हार्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसा मत समझिए केवल इजी क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पर अलग अलग पार्ट जो लाएंगे, उसमें क्वेश्चन का लेवल आपका हाई होता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट्स में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स में यदि कॉपीराइट सिंबल आपको इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की आपका पूछा गया है। ऑप्शन है Alt Ctrl + A, Alt + Ctrl + C, Alt + Ctrl + N या Alt + Ctrl + S। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा Alt + Ctrl + C। ध्यान रखिएगा इसको, बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है। MS वर्ड का हो गया, ठीक है, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये आप कमेंट करके यहाँ पर बताइए। बाकी यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, .jpg, .txt, .xls और .exl। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा .xls, क्योंकि MS एक्सेल है तो इसका .xls होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको MS वर्ड का यहाँ पर कमेंट करके बताना है उसका आपका क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, डॉट के बाद आपके लगता है कई फाइल एक्सटेंशन होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि वो जो फाइल है किस प्रकार की है। ठीक है, .jpg है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इमेज फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, MS वर्ड में हाइपरलिंक ऑप्शन किस मेनू में होता है। ठीक है, MS वर्ड आप यूज करते हैं। देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपके जो लेटेस्ट आपका MS
जो वर्ड है उससे क्वेश्चन आएंगे, तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, उसी से रिलेटेड आप याद करें चीज़ें, वैसे सब में कॉमन लगभग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए MS वर्ड में हाइपरलिंक ऑप्शन किस मेनू में होता है? होम में आपको मिलेगा हाइपरलिंक का मेनू, यानी हाइपरलिंक का ऑप्शन, या इंसर्ट में मिलेगा। देखिए ऊपर जो यहाँ पर आपका जो बार बना रहता है उसमें अलग अलग आपके जो है मेन्यू होते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि हाइपरलिंक किस में मिलता है। पेज लेआउट हो गया, व्यू हो गया, किस में ये मिलता है आपको? तो इसका जो सेंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंसर्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? यहाँ पर आपको बताना है पहले क्या आता है, फिर कौन सा आता है, फिर क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बिट है, फिर बाइट है, फिर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, या बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस फाइल। तो इसको सीधे सीधे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। बिट आता है, उसके बाद बाइट आता है, फिर फील्ड रिकॉर्ड आता है, फिर फाइल आता है, फिर डेटाबेस तैयार होता है। यानी छोटी से लेकर बड़ा तक आपको यहाँ पर बताना था, जो कि ये इसका आंसर सही होगा। तो ए नंबर सही होगा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? ठीक है, एक्सेल आप चलाते हैं, ठीक है, एक्सेल जब आप चलाते हैं तो यहाँ पे जो सेल एक्टिव है, यहाँ पे जो सेल एक्टिव है उसके कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फार्मूला बार, या टास्क पेन? तो ये इसका आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला बार में आपका वहाँ पर लिखा रहता है कौन सा रो में आप वहाँ पर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कौन सा कॉलम और रो आपका है वहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। देखिए तार केबल यूज होता था पहले, अब उसकी जगह प्रकाशिक तंतु का यहाँ मतलब है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, 5G देखिए यहाँ पर आपका यूज किया जा रहा है कंपनियों द्वारा अब, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर वो लोग यूज कर रहे हैं। तो प्रकाशिक तंतु क्यों यूज कर रहे हैं वो आपको बताना है। वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है, वे अधिक सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। वर्धन मतलब यहाँ पर है एम्पलीफायर या कोई ऐसा चीज़ जो उसकी क्षमता को बढ़ा दे। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें कहीं पर भी आपका क्या एम्पलीफायर नहीं यूज करना होता है। ऐसे क्या है कि ये यदि तार लगा होगा तो बीच में देखेंगे एक बॉक्स जुड़ा रहता है, फिर वहाँ से तार जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है आपका जो भी डेटा नेटवर्क है वहाँ पर वो उसकी जो क्षमता होती है वो स्लो हो जाती है, या जो है नेटवर्क धीमा हो जाता है। तो उसको हाई स्पीड करने के लिए यानी बूस्ट करने के लिए बूस्टर का यूज किया जाता है, तो वो फिर आगे जा पाता है। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन यहाँ पे 4 आपके दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। यानी AI के लिए कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए? फोर्ट्रॉन, बेसिक, प्रोलॉग, या C++? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा C नंबर। प्रोलॉग जो भाषा आपकी है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका यूज आपका किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण यहाँ पर कौन है? वोलेटाइल का मतलब है अस्थायी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन है रैम, रोम, प्राइमरी, या सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा रैम, क्योंकि यहाँ पर रैम आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी ही पूछा गया है यहाँ पर, वोलेटाइल मेमोरी, तो यहाँ पर रैम इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में ये प्राइमरी दिया गया है, लेकिन केवल प्राइमरी लिखा है, यहाँ पर कहीं भी मेमोरी नहीं लिखा है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। रैम यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी ऑप्शन होता है, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा डबल ऑप्शन में, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप सबसे सटीक आंसर वहाँ पर आप चूज करेंगे। यहाँ पर रैम यदि चूज करते हैं तो सबसे सटीक आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इनपुट आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद इसका प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट हमको प्राप्त यहाँ पर होता है। तो इनपुट आप करते हैं कीबोर्ड या माउस के द्वारा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट आपको मॉनिटर पर दिखने लगता है। तो प्रोसेस जो करता है उसको क्या हम लोग कहते हैं? CPU कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका CPU होगा, यहाँ पर B नंबर ही इसका सही आंसर होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर A दिया गया है, ये रॉन्ग है, इसका CPU यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, CPU जो होता है वही आपका प्रोसेस करता है और इनपुट में से आउटपुट में रूपांतरण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, IT अधिनियम 2000 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? IT अधिनियम 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। IT अधिनियम 2008 में संशोधन किया गया था।
यानी 2000 जो पहले आया था उसको 2008 में फिर संशोधन किया गया। प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्रदान करना था या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा कथन सही दिख रहा है? तो उपरोक्त सभी, यानी ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। 17 अक्टूबर 2000 को आया था, ठीक है, IT अधिनियम 2000, ध्यान रखिएगा इसको, डेट को। IT अधिनियम 2000 में 2008 में पुनः संशोधन किया गया और इसका जो उद्देश्य था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता, यानी जो ई-कॉमर्स है उसको कानूनी मान्यता देने के लिए, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, और इसके बाद में देखिए IT अधिनियम के बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया है किस लिए है, तो इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो मुख्य रूप से ये कानून है जो क्या है, नियंत्रित करता है, जो ई-कॉमर्स है उस पर नियंत्रित करता है। और IT अधिनियम 2000 के माध्यम से साइबर कानून भी लागू किया गया है। इसको 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्रदान करना है, सरकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है और 2008 में इसको संशोधित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट आपका लिखने का भी आता है फुल फॉर्म। इसके अलावा हमने फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपको एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें काफ़ी फुल फॉर्म्स हैं, लगभग 50 से 55 के लगभग वहाँ फुल फॉर्म्स हैं। तो 50 लगभग फुल फॉर्म्स हैं और उसका पार्ट सेकेंड हम जल्दी आपको देने वाले हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो 50 वो वीडियो जो हमने दिया उसको जरूर देखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट है। 2 भी देंगे और 3 भी देंगे, जिसमें लगभग आपको हर फुल फॉर्म यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि 5 फुल फॉर्म यदि लिखने को आते हैं तो आप आसानी से लिख लें। तो यहाँ पे देखिए SMTP का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों को रीड कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, C नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संचार शिष्टाचार में शामिल है। संचार शिष्टाचार का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, किसी के साथ आप चैट कर रहे हैं, चैट वगैरह, क्योंकि संचार शिष्टाचार इसी को कहा जाता है। वीडियो कॉल है पे हैं आप, चैट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? दूसरों के साथ विनम्र रहना, विश्वसनीय होना, सटीक होना, उपयुक्त सभी। तो संचार शिष्टाचार में ये सभी चीज़ें आपको शामिल की जाती हैं। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी के साथ ऑनलाइन आप चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको संचार शिष्टाचार कहा जाता है। इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप बताइए, यहाँ पर क्या होगा? तो HTTP सभी ने लगभग पढ़ा होगा, इसका फुल फॉर्म काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सटीक आंसर देना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, सभी को पता है। तो इसमें से देखिए कौन सा सही आंसर है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पर देखिए किस में है, D नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में जाना जाता है? तो AI के जनक आपसे पूछ लिया गया है। यदि आपको उन्हें पढ़ा होगा, आपको पता है, तो इसका सही आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? फिशर अदा, रे टॉमलिंसन, जैन मैकार्थी या चार्ल्स बेबेज। तो AI के जनक किसको कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जॉन मैकार्थी। C नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। इनको AI का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ICT के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। ICT का यहाँ पर आपको योगदान बताना है। शिक्षण के लिए आसान पहुँच, कार्यभार के लिए आसान पहुंच, पुस्तकों के लिए आसान पहुंच या अधिगम के लिए आसान पहुंच। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए आसान पहुंच, ठीक है। कोई भी यहाँ पर आसानी से इंटरनेट पर सर्च कर सकता है कुछ भी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। ऑप्शन है 32, 24, 16 या 12। तो एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो सभी को पता होगा, A नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 बिट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक। और IP एड्रेस को क्या कहा जाता है? यहाँ पर दिया भी गया है। IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये देखिए इस तरह एड्रेस एक लिखा रहता है आपका, ठीक है। अधिकतर गवर्नमेंट जो होती हैं वेबसाइटें इस प्रोटोकॉल का यूज करती हैं लगभग, और 32 बिट्स का ये आपका एड्रेस यहाँ पर रहता है। ध्यान रखिएगा इसको। और बाद में देखिए 128 बिट्स आया, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन आपका इसी से आता है जो यहाँ पर 32 बिट्स वाला है, ठीक है। तो ये आपके 20 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम जल्द पार्ट इसका लाएंगे, और अन्य कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।